हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज हम इकाई 1 लेसन 1 यूरोप में राष्ट्रवाद लेसन नेम है, इसका हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे आज सॉल्व। और आप लोग अति लघु लघु हमने लाइव में पहले करवा दिए हैं, आप लोग लाइव में जाके भी देख सकते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर पहले देखें। अगर उसमें कोई डाउट हुआ हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम आईडी ज्वाइन करके हमसे पूछ सकते हैं, जो कि लर्निंग एकेडमी 2.0 है हमारा इंस्टाग्राम आईडी। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। तो इसका पहला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी ये तीनों का क्या योगदान है, इसमें बताना है। तो चलिए हम समझते हैं। चलिए इसका हम उत्तर समझते हैं। पहले हम मेजनी के बारे में समझेंगे। तो मेजनी साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थन करता था और ये इसका योग्य जो था वो सेनापति था। ओके, ये सेनापति योग्य था। और 1820 ईस्वी में राष्ट्रवादियों ने एक गुप्त दल कार्बोनरी की स्थापना की। ओके, दल है ये, गुप्त दल कार्बोनरी की ये स्थापना की। इसका उद्देश्य यह था कि छापामार युद्ध द्वारा राजतंत्र को समाप्त कर गणराज्य की स्थापना। मतलब जो मेजनी एक दल बनाया, गुप्त दल, उसका काम ये था, उद्देश्य ये था कि वो छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को समाप्त कर गणराज्य की स्थापना किया जाए। कार्बोनरी ने असफल होने पर मेजनी ने अनुभव किया कि इटली का एकीकरण कार्बोनरी की योजना के अनुसार नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। 1831 में उसने युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब 1831 में युवा इटली नामक की संस्था जो थी उसकी स्थापना की गई, जिसने नवीन इटली के निर्माण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और युवा शक्ति में मेजनी का अटूट विश्वास था, क्योंकि वो लोग जितने थे युवा शक्ति थे, इसलिए उनमें मेजनी को अटूट विश्वास था। और युवा इटली संस्था का मुख्य उद्देश्य था कि इटली की एकता, युवा इटली जो संस्था यहाँ बनाया गया मेजनी के द्वारा, उनका उद्देश्य ये था कि इटली की एकता और स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा स्वतंत्रता, समानता और जन कल्याण के सिद्धांत पर आधारित राज्य की स्थापना करना। ठीक है, मेजनी के दिमाग में संयुक्त इटली का स्वरूप जितना स्पष्ट और निश्चित था उतना किसी और के दिमाग में नहीं था। मतलब इटली के प्रति मेजनी को जितना स्वरूप स्पष्ट था और निश्चित था उतना किसी और के दिमाग में नहीं था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था। मेजनी जो था वो जितना भी काम किया वो इटली के एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाने के लिए किया था। ओके, जबकि सर्डिनिया पिंडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट, इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में। सर्डिनिया पिंडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट उसके नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहता था। और विचारों की टकराहट के कारण इटली के कुछ भागों पर आक्रमण भी किया, जिसमें सर्डिनिया का शासक चार्ल्स एल्बर्ट पराजित हुआ। उसके बाद ऑस्ट्रिया ने इटली में जनवादी आंदोलन का कुचल दिया और मेजनी की पुनः हार हो गई। यहाँ तो मेजनी जीत गया, लेकिन ऑस्ट्रिया ने इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया, और जिसमें मेजनी की पुनः हार हो गई और इटली से वो पलायन कर गया। ठीक है, तो पहला हमने मेजनी के बारे में समझ लिया, उसका क्या योगदान था इटली में। चलिए अब हम काबूर के बारे में सेकंड पॉइंट समझते हैं। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ और एक राष्ट्रवादी था। काबूर कौन था? तो काबूर सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था, और ये वास्तव में काबूर के बिना मेजनी का आदर्शवाद और गैरिबाल्डी की वीरता निरर्थक थी। मतलब काबूर के बिना मेजनी का आदर्शवाद और गैरिबाल्डी की वीरता निरर्थक होती। काबूर ने इन दोनों के विचारों को समाज से स्थापित किया। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। काबूर ये जानता था
कि पहला हम इसमें जानते हैं कि इटली का एकीकरण सार्डिनिया पिडमेंट के नेतृत्व में ही संभव हो सकता था। और दूसरा पॉइंट जो है एकीकरण के लिए आवश्यक है कि इटली के राज्यों को ऑस्ट्रिया से मुक्त कराया जाए, तभी जाके इटली का एकीकरण हो पाएगा। ओके, तीसरा पॉइंट हमारा ऑस्ट्रिया से मुक्ति बिना विदेशी सहायक के संभव नहीं था। अतः ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए काबूल ने फ्रांस से मित्रता कर ली और 1853 से 54 ईस्वी की क्रीमिया युद्ध में फ्रांस को मदद किया, जिसके प्रत्यक्ष लाभ युद्ध के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में मिला। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया को पराजित करने के लिए काबूल ने फ्रांस से मित्रता कर ली और 1853 से 54 ईस्वी के क्रीमिया युद्ध, एक क्रीमिया युद्ध हुआ था जो फ्रांस को मदद किया काबूल ने, जिसके प्रत्यक्ष लाभ युद्ध के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में मिला। और इस सम्मेलन में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के पिडमाउंट को भी बुलाया गया। यह काबूल की सफल कूटनीति का परिणाम था। ठीक है, और इस सम्मेलन में काबूल ने इटली में ऑस्ट्रिया को हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। मतलब ये जो सम्मेलन हुआ उसमें काबूल ने इटली में ऑस्ट्रिया के जो हस्तक्षेप किया था ऑस्ट्रिया ने, हमने जो सेकंड पैराग्राफ में समझा था, उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया और काबूल ने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। काबूल ने फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड से एक संधि की, जिसमें यह तय किया गया था, मतलब काबूल ने फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड से जो संधि किया था उसमें तय किया गया था। चलिए हम ये देखते हैं। पहला, फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देगा तथा इटली के प्रांत नीस और सेवाएं फ्रांस को प्राप्त होगा। ठीक है, तथा सेकंड पॉइंट हम समझते हैं। फ्रांस ने काबूल को यह भी आश्वासन दिलाया कि यदि उत्तर और मध्य इटली के राज्यों को जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट से मिलाया जाता है तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। फ्रांस काबूल के सामने ये आश्वासन, मतलब ये बोला कि अगर उत्तर और मध्य इटली के राज्यों में जनमत संग्रह आधार पर पिडमाउंट से मिलाया जाता है तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। ओके, चलिए आगे समझते हैं हम। काबूल ने इस कार्य की बहुत आलोचना हुई। काबूल के जो ये काम किया था फ्रांस के साथ, इसका बहुत आलोचना हुई, लेकिन यदि दो प्रांतों को खोकर भी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण हो जाता है तो ये बहुत बड़ी इसके लिए उपलब्धि होगी, क्योंकि वो इटली ऐसे ही हार चुका है। पहले ही जो मेजनी जो पहला था वो इटली से पलायन कर चुका था और ऑस्ट्रेलिया के हाथ में इटली चला गया था। अब जो काबूल है, अगर वो मध्य इटली का एकीकरण भी हो जाता है और उत्तरी में इटली का, तो ये इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 1859 और 60 में ऑस्ट्रेलिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध शुरू हो गया और जिसमें इटली ने फ्रांसीसी सेना के समर्थन से सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध शुरू हो गया और इटली ने फ्रांसीसी सेना के समर्थन से ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। मतलब इटली फ्रांस से जो मित्रता की थी उससे सेना के साथ मिलकर युद्ध लड़ा और ऑस्ट्रिया को पराजित किया। ऑस्ट्रिया के अधीन लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार हो गया। ऑस्ट्रिया के लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार हो गया। नेपोलियन थर्ड इटालियन राष्ट्रवाद से घबराने लगा, अतः वेनेशिया पर विजय प्राप्त करने के बाद नेपोलियन थर्ड ने ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता कराई, जो विला फ्रेक की संधि के नाम से जाना जाता है। जो संधि कर मध्यस्थता कराई थी नेपोलियन थर्ड ने ऑस्ट्रेलिया और पिडमाउंट के बीच, वो विलो फ्रेका की संधि के नाम से जाना जाता है। ओके, और इस संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का तथा वेनेशिया पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार माना गया। वेनेशिया पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार माना गया और लोम्बार्डी पर अधिकार होने के बाद काबूल का उद्देश्य मध्य उत्तरी इटली का एकीकरण करना था। मध्य एवं उत्तरी इटली का एकीकरण करना था। मध्य एवं उत्तरी प्रांतों की जनता जो थे इटली के, वो पिडमाउंट के साथ साथ मिल गया और इस प्रकार
1860-61 तक काबुल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर एवं मध्य प्रांत पार्मा, मोडेना, टस्कनी, प्यूकेजा, बोलगना आदि का एकीकरण हो चुका था। मतलब 1860 और 61 में काबुल ने इन रोम को छोड़कर जो उत्तर और मध्य प्रांत जितना था, पार्मा, मोडेना, टस्कनी, प्यूकेजा, बोलगना आदि का एकीकरण हो चुका था और इसका शासक विक्टर इमैनुअल को माना गया है। ठीक है, वहाँ जो शासन करता था। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने दो जो थे काबुल और मेजनी, वो दोनों का योगदान बता दिए। थर्ड बचा हुआ है गैरीबाल्डी। चलिए हम उसका योगदान देखते हैं इटली में। चलिए गैरीबाल्डी इटली में क्या योगदान दिए थे वो समझते हैं। चलिए गैरीबाल्डी ने इटली में क्या योगदान दिए थे वो समझते हैं। गैरीबाल्डी ने सहस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के प्रांतों का एकीकरण कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। सेकंड जो था काबुल ने वो मध्य और उत्तरी इटली में सब काम किया था और गैरीबाल्डी ने यहाँ दक्षिणी इटली में काम किया। यहाँ लिखा हुआ है दक्षिणी इटली के प्रांतों का एकीकरण कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण भी किया और इन प्रांतों का अधिकांश जनता बूर्बो राजवंश के निरंकुश शासन में तंग होकर गैरीबाल्डी का ये समर्थक बन गए। मतलब कि गैरीबाल्डी ने जो सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया, इन प्रांतों के अधिकांश जनता जो थे वो बूर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरीबाल्डी के ये समर्थक बन गए। और गैरीबाल्डी यहाँ विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में, यहाँ थोड़ा गलत हो गई थी, प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। विक्टर इमैनुअल जो थे गैरीबाल्डी के दक्षिण अभियान का काबुल ने भी समर्थन किया था। मतलब यहाँ विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। ठीक है, उसके बाद गैरीबाल्डी के दक्षिण अभियान का काबुल ने भी समर्थन किया। चलिए हम आगे देखते हैं। 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। ठीक है, गैरीबाल्डी जो था वो 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण करने के लिए एक योजना बनाई, लेकिन काबुल ने गैरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध करते हुए रोम की रक्षा के लिए पीडमाउंट की सेना भेज दी। मतलब जो गैरीबाल्डी योजना बनाई थी रोम पे आक्रमण करने के लिए, काबुल इसके विरोध किया और उसके विरोध रोम की रक्षा के लिए वो पीडमाउंट की सेना भेज दी। और अभियान के बीच में ही गैरीबाल्डी की काबुल से भेंट हो गई और रोम अभियान वहीं ख़त्म हो गया। मतलब जैसे ही गैरीबाल्डी गया रोम पे आक्रमण करने, उसके बीच रास्ते में ही काबुल से भेंट हो गई और जिसके कारण रोम अभियान वहीं ख़त्म हो गया। अभियान वहीं पे ख़त्म हो गया और दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र में गैरीबाल्डी ने विक्टर में, मतलब जो दक्षिण इटली में जो युद्ध करके गैरीबाल्डी ने जीता था वहाँ का क्षेत्र, वो गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया शासन करने के लिए। और इस प्रकार शेष जर्मनी का एकीकरण 1871 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय के नेतृत्व में पूरा हुआ। मतलब जो जर्मनी में शेष एकीकरण जो हुआ वो 1871 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल के द्वितीय नेतृत्व में पूरा हुआ। ओके, चलिए आगे जानते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था काबुल, मेजनी और गैरीबाल्डी का योगदान जो था इटली में, वो हमने आपको पूरा बता दिया। अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आके पूछ सकते हैं। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करना है। ओके, मतलब जर्मनी का एकीकरण हुआ, उसमें बिस्मार्क की क्या भूमिका थी उसका वर्णन करना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क की रही है और उसने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत ही जर्मनी के क्षेत्रों का प्रशासकरण अथवा प्रासा का एकीकरण करने का प्रयास किया।
मतलब जर्मनी के एकीकरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो पहले बिस्मार्क की थी, और उसने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के जितने क्षेत्र थे क्षेत्र का प्रशाकरण अथवा प्रांत का एकीकरण करने का प्रयास किया। वह प्रांत का चांसलर भी था, जो कि वो मुख्य रूप से युद्ध के माध्यम से एकीकरण में विश्वास भी रखता था। इसके लिए उसने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। रक्त एवं लौ की नीति का पालन किया और इस नीति के तात्पर्य था कि सैन्य उपायों द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण हो। रक्त एवं लौ नीति का जो पालन किया, उस नीति का तात्पर्य यह था कि सैन्य उपायों द्वारा जर्मनी का एकीकरण करना, और उसने जर्मनी में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए इसमें बिस्मार्क की क्या उद्देश्य था वो जानते हैं। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य था। पहला हम देखते हैं कि पहला उद्देश्य प्रांत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर उसके नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण को पूरा करना। मतलब पहला उद्देश्य यह था कि प्रांत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था उसके नेतृत्व में, और जर्मनी का एकीकरण को ये पूरा करना था। ठीक है, चलिए हम सेकंड पॉइंट देख। दूसरा पॉइंट है, दूसरा उद्देश्य उसका था ऑस्ट्रिया को परास्त कर उसे जर्मन परिसंघ के बाहर निकालना था। मतलब यहाँ भी ऑस्ट्रिया को परास्त करना था उसका उद्देश्य, और परिसंघ से वो जर्मन परिसंघ से उसे बाहर निकालना था। चलिए हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं। तीसरा उद्देश्य जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था। इसका तीसरा उद्देश्य जो था जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था। ठीक है, चलिए हम आगे जानते हैं। सर्वप्रथम उसने फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया से संधि कर डेनमार्क पर अंकुश लगाया। मतलब उसने फ्रांस और ऑस्ट्रिया से संधि कर डेनमार्क पर अंकुश लगा दिया, और बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में शेल्सविंग और हॉलस्टाइन राज्यों के मुद्दे लेकर हॉलस्टाइन ऑस्ट्रिया के अधीन हो गया। मतलब 1864 में शेल्सविंग और हॉलस्टाइन राज्यों के कुछ मुद्दे लेकर हॉलस्टाइन ऑस्ट्रिया के अधीन हो गया। मतलब उससे मित्रता जुड़ गया, और डेनमार्क को पराजित करने के बाद उसका मुख्य शत्रु ऑस्ट्रिया था। बिस्मार्क ने यहाँ भी कूटनीति के अंतर्गत फ्रांस से संधि कर 1866 में सेड्यो के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया। मतलब बिस्मार्क ने अपना थोड़ा बुद्धि दिमाग लगाकर यहाँ कूटनीति किया थोड़ा सा, और इसके अंतर्गत फ्रांस से संधि किया 1866 में, और सेड्योवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया, और पोप के अधिकार वाले सारे क्षेत्र में जर्मनी में ले लिया। मतलब जितने ऑस्ट्रिया को पराजित किया, और पोप के अधिकार वाले जितने क्षेत्र थे वो अपने जर्मनी में ले लिया। अतः 1870 में सेडान के युद्ध में फ्रांस को 1817 ईस्वी में सेडान को युद्ध में फ्रांस को पराजित कर फ्रैंकफर्ट की संधि की गई। फ्रांस की अधीनता वाले सारे राज्यों को जर्मनी में मिलाकर जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। बिस्मार्क ने अंततः 1870 में सेडान के युद्ध में फ्रांस को पराजित कर फ्रैंकफर्ट की संधि की गई, और उसमें फ्रांस के अधीनता वाले सारे राज्यों को जर्मनी में मिलाकर जर्मनी का एकीकरण किया गया या जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, ये दोनों हमको समझना है। चलिए इसका उत्तर हम समझते हैं। यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजय शक्ति से राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ। मतलब यूरोप में
फ्रांसीसी क्रांति के कारण नेपोलियन की विजय शक्ति से राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ। यहाँ पे राष्ट्रवादी भावना उदय हो चुका था। ये पहला पॉइंट था। और सेकंड पॉइंट हमारा, नेपोलियन ने अपने द्वारा विजय प्राप्त राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने लगा। तीसरा पॉइंट हमारा, शिक्षित मध्यम वर्ग जैसे शिक्षक हो गए, व्यापारी हो गए आदि के उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। मतलब शिक्षक, व्यापारी और आदि और जितने भी लोग थे, इसके कारण राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय मतलब विकास हुआ। और ऐसे वर्ग क्रांतियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। चलिए अब राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव देखते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव, पहला जो है वो राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से अनेक क्रांतियों का आंदोलन हुआ। मतलब राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ उसके प्रभाव से अनेक क्रांतियाँ और आंदोलन भी हुए। सेकंड पॉइंट, जिससे अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इस जब आंदोलन हुआ उसके बाद का बहुत सारे नए राष्ट्र का उदय हुआ। थर्ड पॉइंट है, यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा। मतलब यूरोप में यूरोपीय राष्ट्रवाद जो था उसका जो विकास हुआ उसका प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा और यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ होने लगा। फोर्थ पॉइंट है, राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से निरंकुश शासक का प्रभाव कमज़ोर हो गया। मतलब राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ उसका प्रभाव से निरंकुश शासक था उसका प्रभाव यहाँ कमज़ोर होने लगा। फिफ्थ हमारा जो प्रभाव है, फिफ्थ पॉइंट, राष्ट्रवाद की भावना से यूरोप के प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र साम्राज्यवादी दौड़ में शामिल हो गए। तब राष्ट्रवाद की जो भावना थे राष्ट्र के प्रति वो यूरोप के प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र के साम्राज्यवादी दौड़ में शामिल हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन जो था राष्ट्रवाद के उदय के कारण पे चर्चा करना था और राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या, हमने वो दोनों आपको बता दिया। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। मतलब हमें जुलाई 1830 में जो क्रांति हुआ तो उसके बारे में समझना है फुल। इसका उत्तर जो है फुल इंट्रोडक्शन में समझना है क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए हम उत्तर समझते हैं। फ्रांस के शासक जो थे चार्ल्स एक्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। इसके काल में इसका प्रधानमंत्री प्लेगेनेक ने लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर यह शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की तथा इस वर्ग में विशेषाधिकार प्रदान किया। ठीक है, मतलब चार्ल्स एक्स के निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक और इसके काल में जो प्रधानमंत्री था वो प्लेगेनेक ने लुई, और उसके बाद हम समझते हैं लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की तथा इस वर्ग में विशेष अधिकार प्रदान किया गया। उसके इस कदम से उदारवादी और प्रतिनिधि सदन के प्लेगेनेक का विरोध किया और चार्ल्स एक्स ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। मतलब चार्ल्स एक्स जो था वो 25 जुलाई 1830 ईस्वी के 4 अध्यादेश द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। इस अध्यादेश के खिलाफ पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई तथा फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया। मतलब जो अध्यादेश चार्ल्स एक्स ने जो उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया था उसमें पेरिस में तो क्रांति की लहर दौड़ गई। उसके बाद फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया। इससे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं, जो कि परिणाम स्वरूप चार्ल्स एक्स फ्रांस की गद्दी को छोड़कर इंग्लैंड के पलायन कर गया। मतलब यहाँ कुछ ज़्यादा ही क्रांति और गृह युद्ध स्टार्ट हो गया जिसके कारण चार्ल्स एक्स फ्रांस की गद्दी को छोड़कर इंग्लैंड पलायन कर गया तथा इसी के साथ फ्रांस में बूर्बो वंश की शासन का अंत हो गया। मतलब चार्ल्स एक्स गया इंग्लैंड, यहाँ मतलब फ्रांस से वो पलायन किया। उसके बाद बूर्बो वंश की यहाँ शासन था, बूर्बो वंश की शासन वहाँ अंत हो गया।
जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में बुरो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश गद्दी पर बढ़ गया। मतलब चार्ल्स एक्ट जब फ्रांस से गया उस समय तो बुरो वंश की शासन अंत हो गया, लेकिन 1830 में क्रांति का परिणाम फ्रांस में बुरो वंश के मतलब शासन खत्म हुआ, उसके स्थान पर आर्लियंस वंश गद्दी पर आ गया। और आर्लियंस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों और पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। मतलब आर्लियंस वंश जो था वो के शासक लुई फिलिप ने, मतलब आर्य वंश के जो शासक थे लुई फिलिप ने, वो उदारवादियों और पत्रकार तथा पेरिस की जितनी भी जनता थी उस सबके समर्थन से सत्ता प्राप्त की। अतः उसकी नीतियाँ उदारवादियों के समर्थन में संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना की। उसके बाद लुई फिलिप जो थे उदारवादियों के समर्थन में संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना की। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चन था कि 1830 की क्रांति का विवरण दे हमने दे दिया। चलिए अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन हमारा है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन की संक्षिप्त विवरण दे। मतलब यूनानी स्वतंत्रता था जो आंदोलन था, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन, उसका विवरण देना है हमें संक्षिप्त, मतलब बड़ा आंसर इसका होगा। चलिए हम देखते हैं, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है हिस्ट्री का, एग्जाम क्लास 10th में ये ज़रूर पूछता है। तो चलिए इसका उत्तर हम समझते हैं। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है, जिसके कारण उसे पश्चात राष्ट्रों के मुख्य स्रोत माना जाता था। मतलब यूनान का एक अपना गौरवमय अतीत रहा है, हिस्ट्री रहा है, जिसके कारण पश्चात राष्ट्रों को मुख्य स्रोत माना जाता है। और यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन और कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों में उपलब्धियों पश्चात देशों के लिए प्रेरणा स्रोत भी थी। तो यूनानी सभ्यता जितनी थी, साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा विभाग मतलब जो था उस समय का, विज्ञान आदि उस सब क्षेत्रों में उपलब्धियां बहुत था ये देश में, जिसके प्रेरणा स्रोत भी थी। और पूर्ण जागरण काल से ही पश्चात देशों की यूनान से प्रेरणा लेकर काफ़ी विकास किया, परंतु इसके पश्चात देशों ने यूनान से प्रेरणा लेकर काफ़ी विकास किया। परंतु उसके बावजूद यूनान अभी भी तुर्की साम्राज्य के अधीन था। तो यूनान जो था वो तुर्की साम्राज्य के अभी भी अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर यूनानियों में राष्ट्रवाद भी भावना का विकास हुआ। तो क्योंकि फ्रांस में हमने आपको बताया था, फ्रांस में राष्ट्रवादी ज़्यादा हुआ था, राष्ट्रवाद का लड़ाई, उसी से प्रभावित होकर ये भावना विकास हुआ। धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर यूनानियों की पहचान एक थी। मतलब यूनानियों की जो पहचान थी वो धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर हुआ। फलतः यूनान में तुर्की शासन से अपने को अलग करने के लिए कई आंदोलन चलाए जाने लगे। मतलब यूनान जो था वो तुर्की के शासन से अपने को अलग करने के लिए, मतलब तुर्की उसमें शासन करने लगा, इसके लिए वो कई आंदोलन चलाए। इसके लिए वो हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना की, जिसमें ओडेसा नामक स्थान पर की गई थी। मतलब हिटोरिया, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है 10th में। हिटोरिया फिलाइक नामक संस्था जो थी वो कहाँ स्थापना हुई थी? वो ओडेसा, यहाँ ब्रैकेट का ओडेसा नामक स्थान पर की गई थी, जो कि यूनान की स्वतंत्रता का सम्मान समस्त यूरोप के नागरिक करते थे। ये कौन करता था? तो यूनान की स्वतंत्रता का सम्मान समस्त यूरोप के नागरिक, मतलब जितने यूरोप के नागरिक थे वो करते थे। और इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों के स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए थे। मतलब इंग्लैंड के महान कवि जो थे उस समय, ये कवि लॉर्ड बायरन जो भी थे, ये कवि जो थे, जो यूनानियों की स्वतंत्रता, मतलब यूनान के लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए वो यूरोप में ही शहीद होगा। और इस घटना से संपूर्ण यूरोप की सहानुभूति यूनान के प्रति बढ़ चुकी थी। मतलब जो ये लॉर्ड बायरन डेथ की हैं,
यूरोप में ही यूनान में ही इस घटना के बाद संपूर्ण यूरोप की सहानुभूति यूनान के प्रति बढ़ चुकी थी। रूस जैसा साम्राज्यवादी राष्ट्र भी यूनान की स्वतंत्रता का समर्थक था। मतलब जो रूस इतने बड़े साम्राज्यवादी राष्ट्र था वो भी यूनान की स्वतंत्रता का समर्थक था। और रूस तथा यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का मनाने वाले थे। तब रूस तथा यूनान के लोग जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को ये मनाने वाले थे। ओके, तो आज की वीडियो में गाइस हम जो क्वेश्चन था दीर्घ उत्तरीय 5th क्वेश्चन था इकाई 1 का, लेसन 1 का। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेसन का क्वेश्चन आंसर हम डिस्कशन टॉपिक पे करेंगे, ठीक है। तो इसमें 5th क्वेश्चन जो था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लेसन नेम जो था यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें कोई भी आपको डाउट हुआ तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आके पूछ सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी लर्निंग अकेडमी 2.0 पे हमसे आके अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।